हेलो एवरीवन। सो विलियम वर्ड्सवर्थ को हम सब पढ़ रहे थे। कल तक हमने जो इनका अभी तक वर्क देखा, द सोलिटरी रीपर तक हमने इनको कंप्लीट कर दिया। ठीक है। वैसे नंबर ऑफ वर्क्स के बारे में बात की जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही ज़्यादा इनके वर्क्स हमें देखने होते हैं। सो आज भी कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखते हैं ना। और होपफुली आज ये विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सो हेडिंग डालते हैं इनका नेक्स्ट वर्क, जो इनका एक आया था रिवर डडेन सोनेट्स नाम से एक इनका वर्क आया था। रिवर डडेन सोनेट्स। ठीक है। सो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सोनेट्स में जो है, ये सोनेट्स बेसिकली पब्लिश हुआ था दोस्तों 1820 में ना। 1820 में ये सोनेट्स आया था। इसमें कितनी सोनेट्स थी गाइस? 34 सोनेट्स थी, 34 सोनेट्स इसमें थी दोस्तों। एंड इसमें यही खासियत है कि 33 सोनेट जो थी पहले लिखी गई थी, एक सोनेट जो है बाद में लिखा गया है। ओके ना। एक सोनेट बाद में। ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये आपका इटालियन स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया दोस्तों, इसको इटालियन फॉर्म में। इटालियन स्टेंजास में इसको लिखा गया। राइमिंग स्कीम अगर आपसे पूछे तो आप इसका राइमिंग स्कीम ये आपको याद ही होगा ना। ए बी, सर इसका राइमिंग स्कीम ये लिख रहा है ए डबल बी ए डबल बी ए सी डी सी सी डी सी। ये बेसिकली दोस्तों उसका राइमिंग स्कीम था। ये इटालियन स्टेंजा में इसको लिखा गया। ठीक है। कभी आपसे अगर फुल टाइटल पूछ रहे तो फुल टाइटल है कुछ नहीं, द रिवर डटन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स, ये करके इसका फुल टाइटल है। सो ये बात होगी दोस्तों रिवर डटन सोनेट्स के बारे में। ठीक है। एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क आता है दोस्तों, जिसका नाम हम सब जानते हैं माइकल से। माइकल से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बना है अभी तक के परीक्षाओं में, वो बना है कि माइकल के कुटिया का जो उसके क्वार्टर्स का क्या नाम है। ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं हम सब माइकल। सो माइकल की अगर सोनेट्स बात की जाए तो बेसिकली इट इज अ नैरेटिव पेस्टोरल पोयम। देखिए ये लास्ट ऑथर है शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ, जिसको हमने इतना डीप में स्टडी किया। अब उसके बाद जो भी 25-30 ऑथर्स हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, वो इतना डीप डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि आपको जानते हैं अगर एक ऑथर पे हम 3 दिन लगा देंगे तो आप सिलेबस आपका कितना ब्रॉड हो जाएगा। सो ये हमारे लास्ट ऑथर, इसको इतना डीप में हम जा रहे हैं। ठीक है। इसको जो है कंपोज एंड पब्लिश किया गया था 1800 में ही। 1800 में किसमें? इन रिकल बैरेट्स। देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अगर प्रश्न मिलते हैं ना तो बहुत लोग नहीं करके आएंगे कि माइकल पब्लिश तो हुआ था, रिकल बैरेट्स के सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुआ था। ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको कैटेगराइज करना हो तो आप कैटेगराइज इस फॉर्म में करना शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ के सोनेट्स को, कि कौन सा सोनेट इनका रिकल बैरेट्स में छपा फर्स्ट पार्ट में, कौन सा सेकेंड एडिशन में छपा, कौन सा पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में छपा। कुछ इस तरीके से भी आप जो है इनको कैटेगराइज करके पढ़ सकते हो। ठीक है। बात की जाए तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया पेस्ट्रल पोयम है। एक सेफर्ड की कहानी है ना, एक बूढ़े सेफर्ड और जवान सेफर्ड की है कहानी यहाँ पर। ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसमें करीब 483 लाइन्स आपको देखने को मिल जाएगी, 483 लाइन्स। ठीक है। किसकी कहानी है दोस्तों? सो स्टोरी ऑफ अ ओल्ड सेफर्ड, स्टोरी ऑफ एन ओल्ड सेफर्ड, स्टोरी ऑफ एन ओल्ड, एक बूढ़े शेफर्ड की कहानी है जिसका नाम है माइकल। ठीक है। उसकी पत्नी रहती है और उसका बेटा रहता है एंड हिज सन ल्यूक। ठीक है। और उसकी पत्नी और उसके बेटे की बेसिकली यहाँ पर कहानी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षा में बना हुआ, आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। इनके जो कॉटेज का नाम था दोस्तों, कॉटेज का नाम क्या है इनके? कॉटेज का नाम इनका है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कौन है? इवनिंग स्टार क्या है? तो इवनिंग स्टार जो है माइकल के कॉटेज का नाम है। ठीक है। ये देखो यहाँ से प्रश्न बना हुआ है पेपर में एक बार, इसलिए मैंने देखो आपको यहाँ पर इसको अलग से लिखवा दिया माइकल के बारे में। ठीक है ना। इसको आप एक बार अच्छे से वो कर देना, इसको मतलब कि याद कर देना, माइंड में फिट कर दीजिएगा। ये माइकल से यहाँ पर ये
एक अच्छा पॉइंट आपको माइकल पे देखने को मिल जाएगा। चलो, और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बात किया जाए तो रिवर डडन सोनेट्स के अलावा इनका एक एलेजियक स्टेंजास करके आया था इनका वर्क, एलेजियक स्टेंजास, ठीक है। इसके बारे में बात की जाए तो इसको कंपोज किया गया था 1806 में, कंपोज इन 1806, और पब्लिश किया गया था 1807 में, पब्लिश इन 1807, 1807 में आया दोस्तों। तो ये जाहिर सी बात है आया होगा पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। देखो इसके बारे में बात की जाए तो ये इंस्पायर्ड हुआ था, ठीक है। सो ये पेंटिंग था सर जॉर्ज बीमोंट का, सर जॉर्ज बीमोंट का एक पेंटिंग था बेसिकली दोस्तों, पील कासल करके था कुछ, तो उससे ये बेसिकली इंस्पायर हुआ था, ठीक है। चलो, इस पॉइंट को नोट कर देते हैं। अ पेंटिंग बाय सर जॉर्ज बियोमोंट served as an inspiration for served as an inspiration for इंस्पिरेशन फॉर दिस वर्क। इस वर्क का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला दोस्तों इनको? सर जॉर्ज बीमोंट के एक पेंटिंग से, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की जाए इसको तो इनके भाई थे कैप्टन जॉन वर्ड्सवर्थ, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1805 में, ठीक है। सो वर्ड्सवर्थ रोड दिस पोयम, वर्ड्सवर्थ wrote this poem after the death of his brother कैप्टन जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है। सो इनके भाई का नाम था कैप्टन जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ पे इन्होंने इस वर्क को लिखा था, जो कि एक सेलर थे, ठीक है। और मृत्यु कब हुई दोस्तों? इन 1805। सो 1805 में दोस्तों इनके भाई कैप्टन जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। सो उन्हीं की डेथ की याद में जो है इस वर्क को बेसिकली ये कंपोज करते हैं, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्क है इनका एलेजियक स्टेंजास को, आप जो है इसको अच्छे से दिमाग में फिट करे रहिएगा, ठीक है। चलो, और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बात की जाए तो एक वर्क आपको याद होगा, एक्सकर्जन नाम से आया था इनका वर्क, द एक्सकर्जन, इसको डिस्कस किया था हमने, ठीक है। बेसिकली इसको 9 बुक्स में लिखा था इन्होंने इन 1814 में, ठीक है। एक लॉन्ग पोयम था, 9 बुक्स में 1814 में उन्होंने किया था, ठीक है। थीम के बारे में बात की जाए दोस्तों तो ऑन मैन, ऑन नेचर, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ, ये बेसिकली देखो यहाँ पर इसको इन्होंने कम सोचा था कि जो इनका जो इनका वर्क होने वाला था कि ऑन ह्यूमन, ऑन नेचर और ऑन ह्यूमन लाइफ, बेसिकली ये तीनों पर अलग अलग तरीके से दिखना चाहते थे, बट इनका कभी वो चाहते थे ना, वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके बारे में बात की जाए दोस्तों तो सबसे जो उसका नाम हमें देखने को मिलता है गाइस, उसका नाम होता है द रिक्लूज। क्या? द रिक्लूज। इसको इन्होंने इंटेंड किया था कि ये 3 पार्ट पोयम होगी, 3 पार्ट पोयम। अगर ये पूरी हुई होती तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता कुछ और, ठीक है। सो 3 पार्ट पोयम की बात की जाए तो उसमें से जो एक्सकर्जन था, द एक्सकर्जन वाज कंप्लीटेड, द एक्सकर्जन इसका मिडिल पार्ट था, द एक्सकर्जन
ठीक है, वाज कंप्लीटेड, जो इसका मिडिल पार्ट था वाज कंप्लीटेड। ओके, जो थर्ड पार्ट था वो कभी लिखा ही नहीं गया, थर्ड पार्ट वाज नेवर रिटेन, उसको कभी लिखा ही नहीं गया, वाज नेवर रिटेन। ओके, फर्स्ट पार्ट जो था वो अनफिनिश्ड रहा इनका, जो फर्स्ट पार्ट इनका कहा जाता है, फर्स्ट पार्ट रिमेन्ड अनफिनिश्ड। जो बेसिकली आपने द प्रिलूड का हमने देखा था, वो जो 14 बुक्स की पोयम थी दोस्तों इनकी द प्रिलूड, वो इस रिक्रूज का एक छोटा सा पार्ट होने वाला था, आप उसको एक प्रीफेस की तरह कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होने वाला था, समझ में आ रही मेरी बात को। सो प्रिलूड देखो हो नहीं पाया इनका पूरा, ये बस एक पार्ट होने वाला था किसका, रिक्रूज का, बट वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया, तो उसके बारे में फिर हमें कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। सो इसे आप याद रखिएगा। और उसके बाद इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क आता है, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्राउड, आई वांडर्ड। ना आई थिंक थोड़ा नेटवर्क बीच में चला गया होगा। सो ये बात होगी, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्राउड। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उसको भी डिस्कस कर देंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। एक और इनका वर्क आया था दोस्तों, ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी, ठीक है। ओड टू ड्यूटी के बारे में बात की जाए गाइस, तो इसको लिखा गया था 1805 में और पब्लिश किया गया 1807 में। अब दोस्तों 1807 में जब ये पब्लिश हुआ तो आपको पता होगा कि ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। इस पोएम में क्या हुआ था, ये ड्यूटी को एड्रेस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। सो आप इसको यहाँ नोट कर सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट addresses duty as a virtue that can set that can set us free from temptations, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ बेसिकली जो इस पोयम के पीछे का जो मेन, अगर आप पोयम को पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि इसमें वर्ड्सवर्थ बेसिकली कह रहे हैं कि जो ड्यूटी होती है वो एक बड़ी ही अच्छी चीज होती है, एक होली चीज होती है। क्यों? ड्यूटी का सेंस इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ड्यूटी का सेंस इन्होंने इस बात को बताया था कि जो अगर सूर्य चंद्रमा अपना कर्म अच्छा ना कर पाए, ड्यूटी खुद का ना निभा, तो कितनी चेंजेस हो सकते हैं। वैसे एक इंसान को भी जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने बताया, तो इस लाइन को भी हम सब लिख देते हैं यहाँ पर कि इन्होंने कहा था कि द पोएट टेल्स अस, हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, अबाउट द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स and the dutiful scheme of the universe, and the dutiful scheme of द यूनिवर्स, ठीक है। सो इनका यूनिवर्स का देखो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे बताया किस तरीके से सूरज चंदा मामा अपने काम करते रहते हैं, अगर ये काम ना करें तो क्या क्या दिक्कत होगा, ये सारी बात बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। चलो अब आप एक लिस्ट बना दो दोस्तों, लिस्ट बना लो कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कौन कौन सा वर्क आया था। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, 1807 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो इसमें छपे थे उसका नाम आप सभी लोग नोट कर दो। क्या क्या आया था दोस्तों, इसमें आया था ओड टू ड्यूटी, डेफोडिल्स, लंदन 1802, एलेजियाक स्टेंजास, इमोर्टलिटी ओड,
द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। विथ अस। ठीक है। सो ये सारे देखो गाइस, यहाँ पे बेसिकली इनके जो वर्क थे इसमें ये आया हुआ है ना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट नाम नेम है जो इसमें आया हुआ है, तो आप सब इसको जो है अच्छे से नोटबुक में नोट कर दीजिएगा। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको डेट्स वगैरह में परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। चलो, एक इनका एक मात्र इन्होंने एक वर्क लिखा था, जिस जो पेपर में हमारा प्रश्न बना हुआ था इस बार टीजीटी 2021 में, वो पूछा गया दोस्तों द बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है। उसको हम सब लिख लेते हैं कि तो इसके बारे में आप ऐसे लिखो कि बिटवीन 1795 एंड 1797 he wrote his only play he wrote his only play। क्या नाम था दोस्तों उस प्ले का? द बॉर्डर्स। ठीक है। और वर्स ट्रेजेडी। ध्यान देना, क्वेश्चन आपका यही बना हुआ था कि ये वर्स ट्रेजेडी है, प्रोज ट्रेजेडी है, क्या है। ठीक है। बहुत ही दुख हुआ था मुझे पेपर के बाद जब मैंने यहाँ पे वर्स ट्रेजेडी को टिक नहीं लगाया था। मुझे बहुत बार किताबों में पढ़ा था, बट होता है ना कि आप किसी अनरिलायबल सोर्स से जब पढ़ते हो तो कहीं ऐसे ही किसी बुक या किसी प्रैक्टिस सेट को जो मैंने सॉल्व किया था उसमें इसका आंसर वर्स्ट ट्रेजेडी के बजाय प्रोस्ट ट्रेजेडी दिखा हुआ था। मतलब पेपर के एक दिन पहले ही मैंने कहीं देखा था, वही दिमाग में छपा हुआ था ना। तो उस दिन पता चला उस पेपर के बाद कि किताब ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपको उसी में कि आपने जो किताब पढ़ी है वो कितनी भरोसेमंद हो सकती है। ठीक है। ट्वाइस थ्राइस आपको एक इंफॉर्मेशन को खुद से भी आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। सो ये बेसिकली द बॉर्डर्स था, एक वर्स्ट ट्रेजेडी, और जिसको लिखा गया था वर्स्ट ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हैं हम सब। सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। सो किंग हेनरी थर्ड के टाइम पीरियड में उसको यहाँ पर बेसिकली इन्होंने उसको लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। इमॉर्टलिटी ओड हो गया, टिंटन एबे हो गया, द बॉर्डर्स के बारे में बात हो गई। उसके बाद कुछ और इनके वर्क्स आते हैं, उसको हम और देख लेते हैं ना, जल्दी जल्दी देखते हैं। एक इनका वर्क आया था रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब देखो इस वर्क की भी क्या खासियत है दोस्तों, इसको कंपोज तो इन्होंने किया था 1802 में, बट इसको पब्लिश करवाया था इन्होंने 1807 में। अब 1807 में पब्लिश हुआ तो किस में आएगा दोस्तों? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था इसको। ठीक है। इसमें दोस्तों बेसिकली 22 स्टेंजाज हैं, 22 स्टेंजाज है इसमें ना। और इसको लिखा गया किसमें? राइम रॉयल में। ठीक है। चलो, इस पोयम की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें चैटर्टन के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। रॉबर्ट बर्न्स के बारे में बताया और चैटर्टन के बारे में बताया। ठीक है। सो मेंशन, किसको किसको मेंशन किया दोस्तों यहाँ पर उन्होंने? थॉमस चैटर्टन, थॉमस चैटर्टन एंड रॉबर्ट बर्न्स। और इन्होंने रॉबर्ट बर्न्स को यहाँ पर बेसिकली इन्होंने इसको याद किया है। ठीक है। सो ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो पोयम थी बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ रियल एक्सपीरियंस। ठीक है। वो एक रिच गैदरर से मिलते हैं, उसी पे इन्होंने इस पोयम को लिखा था, एक्सपीरियंस। ठीक है। सो इस पोयम का सबटाइटल क्या देखने को मिलता है दोस्तों हमें? द रिच गैदरर्स नाम से हम इस पोयम को भी जानते हैं, द रिच गैदरर्स। ठीक है। इसको आप सब, इस फैक्ट को भी आप सब याद रखिएगा।
बाकी इस पोयम में देखने के बारे में तो बहुत कुछ है ना, बट जिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी होता है यहाँ पर। एक और इनका वर्क देखो दोस्तों, आया था पीटर बेल। पीटर बेल के बारे में बात की जाए अगर, सो गाइस पीटर बेल जो था एक लॉन्ग नरेटिव पोयम था, अ लॉन्ग नरेटिव पोयम कंपोज किया गया 1798 में और पब्लिश किया गया इसको दोस्तों 1819 में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पीटर बेल था। ठीक है, ये इनका वर्क था पीटर बेल। इसके बाद इनका एक और वर्क आता है दोस्तों, उसका नाम है लाउडेमिया। सो लाओ डेमिया के बारे में बात की जाए, लाउडेमिया देखो इन्होंने लिखा था 1815 में पब्लिश हुआ था दोस्तों, ये पब्लिश इन 1815 में पब्लिश किया गया था इसको। ठीक है, एक नरेटिव पोयम है, नरेटिव पोयम बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वॉर। फ्रॉम द, जो ट्रोजन वॉर हुआ था, ट्रॉय का युद्ध हुआ था, उस पे स्टोरी पे उन्होंने बेस करके उसको लिखा था, ट्रोजन वॉर। ठीक है, बाकी और टू ड्यूटी हो ही गया हमारा। लिरिकल बैलेट्स के बारे में डिस्कस कर दिया हमने। काफ़ी हद तक चीज़ें जो है अब आपके सामने यहाँ पर, जो इनके वर्क्स के बारे में, जो अब देखो ऐसा है अभी भी ढेर सारे वर्क्स इनके बचे हुए हैं ना, ढेर सारे वर्क्स में ढेर सारे डाउट्स वगैरह भी आपके दिमाग में चलते होंगे। तो उसको कोशिश करिए कि जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज है उसको भी आप सब कोशिश करिए वहाँ से जाने की। ठीक है, देखो कितने ढेर सारे वर्क्स को हमने हल्का हल्का ही डिस्कस किया इनके। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट इनकी जो लाइंस इनके वर्क्स में आए थे उसको हमसे डिस्कस करें, ठीक है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इनका सबसे पहला एक लाइन आया था कि माई हार्ट लिव्स अप। माई हार्ट लिव्स अप when I behold, when I behold a rainbow in the sky, when I behold a rainbow in the sky, the child is the father of man. The child is the father of man. ठीक है, सो ये लाइन कहाँ से दी गई दोस्तों? इस लाइन को दिया गया है माई हार्ट लिव्स अप 1802 से। ठीक है, एक और इनका बड़ा ही फेमस लाइन आया था, शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर unlocked his heart ठीक है, ये लाइन थी इसी में से। और एक और लाइन जो इसी वर्क में आती है, क्या, फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन, फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन in his hand the thing become a trumpet, the thing became a trumpet। ठीक है, ये यहाँ पर बात करें बेसिकली जॉन, ये इनका एक वर्क आया था, बेसिकली एक रिप्लाई था, उसका नाम था स्कॉन नॉट द सोनेट। ठीक है, स्कॉन नॉट द सोनेट इन्होंने क्यों लिखा था? क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये थे, उस टाइम पीरियड में ये कहा जाने लगा कि जो सोनेट्स लिखा जाता है, सोनेट लिखना बड़ा ही आसान काम होता है, बच्चों का काम होता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा जाता था। सो उसके विरोध में इन्होंने इस लाइन को लिखा था। बात की जाए तो पिल कैसल की एक लाइन बड़ी अच्छी है कि नॉट विदाउट होप, नॉट विदाउट होप
वी सफर एंड वी मॉर्न, वी सफर एंड वी मॉर्न। ठीक है, ये कहाँ से दिया गया दोस्तों? इसको दिया गया है पील कैसल से। ठीक है, बाकी एक इम्पॉर्टेंट लाइंस और दूसरे पोएम की बात करते हैं कि वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, may teach you more of man, may teach you more of मैन। ठीक है, इसको किसने कहा? इसको लिखा गया था द टेबल्स टर्न में, द टेबल्स टर्न। ठीक है, इसी में द टेबल टर्न्स में ही ये वाली लाइन्स भी ऐसे दोस्तों, मैं आप मुझे याद आ गया तो बता देता हूँ कि लेट द नेचर बी योर टीचर, लेट द नेचर बी योर टीचर। ठीक है, इसी की लाइन्स है, द टेबल टर्न्स में ही ये कहते हैं लेट द नेचर बी योर टीचर। ठीक है, चलिए इस लाइन को देखिए, कहा जा रहा है कि 10,000 सौ, 10,000 saw I at a glance, saw I at a glance। ठीक है, एक ये लाइन्स थी इसी की। ठीक है, उसी में ये कहते हैं कि टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस। ठीक है, ये इन्होंने देखो इसी में इन्होंने कहा था, ये कौन सा वर्क है दोस्तों? आपको नाम पता चल गया होगा, डेफोडिल्स में। ठीक है, ये देखो डेफोडिल्स का एक इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, और बाकी है और सारे वर्क्स हैं, आप सब चाहो तो कभी आराम से उसको पढ़ सकते हो। बट ये देखो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हमारा बचा हुआ था, वो हमारा यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके बारे में आपको आनी चाहिए वो आपने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, कुछ इनके बारे में क्रिटिकल रिमार्क्स है, उसको देखते हैं हम सब कि वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, greatest poet of nature, that our literature has produced। ठीक है, मतलब वर्ड्सवर्थ जो है एक ऐसे नेचर के पोएट है जो हमारे लिटरेचर ने आज तक कभी जो प्रोड्यूस किया था। गाइस, ये रिमार्क रहा है डब्ल्यू जे लॉन्ग का। डब्ल्यू जे लॉन्ग जो है वर्ड्सवर्थ के बारे में इस बात को कहते हैं। ठीक है, एक रिमार्क याद आता है बड़ा अच्छा मैथ्यू अर्नोल्ड का, उसमें वो लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, स्टाइल ऑफ हिज ओन। ठीक है, मतलब वर्ड्सवर्थ का खुद का कोई स्टाइल नहीं है। ये रिमार्क देखो बेसिकली किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। ठीक है, सो इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक सब रिमार्क से कभी कभार आपको यहाँ से भी प्रश्न जो है देखने को मिल मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात यहाँ पर खुद वर्ड्सवर्थ ही कहते हैं कि पोएट इज द मैन, पोएट इज द मैन स्पीकिंग टू मैन, स्पीकिंग टू मैन। ठीक है, ये रिमार्क जो है वर्ड्सवर्थ खुद कहते हैं एक पोएट के बारे में। चलिए और जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में बात करते हैं,
विक्टर ह्यूगो का एक रिमार्क था, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि रोमांटिसिज्म इज कॉल्ड, रोमांटिसिज्म को उन्होंने कहा था लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ठीक है, तो विक्टर ह्यूगो का आपको याद होगा, मैंने आपको वहाँ बताया भी था। एक और आता है कि वर्ड्सवर्थ वाज एन ईगोटिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली रिमार्क आता है दोस्तों किसका, कीट्स का, जॉन कीट्स यहाँ पर कहते हैं इस बात को। एक और रिमार्क देखो मैथ्यू अर्नोल्ड का ही है, ये लिखते हैं कि हिज फिलोसफी इज एन इल्यूजन, हिज फिलोसफी इज एन इल्यूजन। ठीक है, ये रिमार्क किसका दोस्तों, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड का ही है। ओके, सो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जो वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया ना। एक लास्ट रिमार्क इनके बारे में देख रहे थे, ये कहते हैं डी क्विंसी का रिमार्क है कि विलियम वर्ड्सवर्थ had his passion of nature in his blood। ठीक है, उनके खून में है ये रिमार्क है बेसिकली गाइस थॉमस डी क्विंसी का, डी क्विंसी का। ठीक है, बाकी और बहुत सारी रिमार्क्स में भी अगर हम सब जाएंगे तो अच्छे अच्छे हमें रिमार्क्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी वर्ड्सवर्थ जो है रूसो के कंटेंट को फॉलो करते थे ना। बाकी लोस्ट रीडर मैंने आपको बता ही दिया था, और ढेर सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी उसको देख लिया था हमने। ठीक है, और कुछ रिमार्क्स चलो सर देख ही लेते हैं। पीवी सेरी ने इन्होंने कहा था एक मॉरल यंच कहा था। ठीक है, मॉरल मीन्स क्या होता है, नैतिक, और यंच का मतलब होता है दोस्तों जो कि गे जिसको हम सब कह सकते हैं। बेसिकली उनको कहा था, किसने कहा था ये दोस्तों, पीवी सेरी ने इनको कहा इस बात को। ठीक है, पीवी सेरी ने यहाँ पर इस बात को कहा है ना। पीवी सेरी ने और इनको वांडरिंग स्पिरिट कह के भी इनको बुलाया था। ठीक है, चलो एक रिमार्क आता है बड़ा फेमस टीएस इलियट का। टीएस इलियट का कहना है कि जो इनका खुद का जो थ्योरी था, वर्ड्सवर्थ जो है उनको खुद नहीं फॉलो किए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो इनका खुद का थ्योरी था उसको वर्ड्सवर्थ ने फॉलो नहीं किया था। ठीक है, नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएम्स। इन्होंने अपने खुद की पोएम्स की थ्योरी को फॉलो नहीं किया। ये दोस्तों रिमार्क है टीएस इलियट का, ये वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलो और भी ढेर सारी बातें हैं ना। एक चीज़ आप सभी लोग अच्छे से मेमोराइज कर देना कि प्रिलूड को द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहा गया है, और ये किसने कहा है दोस्तों, ये आप सभी लोग थोड़ा ढूंढिएगा और मुझे बताइए कि प्रिलूड को मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म किसने कहा है। ठीक है, चलिए ये एक अच्छा फैक्ट आपके लिए बन जाएगा। एक सेकेंड, द प्रिलूड को कहा गया है द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये किसने कहा है दोस्तों, कहने वाले का नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, सो मैथ्यू अर्नोल्ड का ये रिमार्क आता है द प्रिलूड के बारे में। ठीक है, चलो सो चलिए इतनी बातें काफ़ी हैं ना वर्ड्सवर्थ के बारे में, और वैसे और डीप डाउन डिस्कस किया जाएगा तो कुछ और चीज़ें निकल के आती रहेंगी बीच बीच में ना, बट इतना ठीक है, इतना डिस्कशन वर्ड्सवर्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए सो हमारा वर्ड्सवर्थ का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स था इनका, इनके कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स, कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस वगैरह। ठीक है, और एक्सकर्जन, क्रूज, स्टेंजाज, माइकल, डडन सोनेट्स ना, सोलिटरी रीपर, मिल्टन, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लूसी पोएम्स। ठीक है, और इमोर्टलिटी ओड, प्रिलूड के बारे में कुछ डिस्कशन किया हमने,
टिंटन एवे इम्पोर्टेंट था, लिरिकल बैलेट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और इनके घरों के बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको रोस्ट रीडर कहा था अपने वर्क में। लेक पोएट्स थे वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस, सदी, इनकी पूरी बायोग्राफी। सो कुल मिला के एक वर्ड्सवर्थ का जो एक पेपर के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट जो टर्म्स फैक्ट्स वगैरह थे वो आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। चलिए, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट और मज़ेदार फैक्ट्स को। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, इन्जॉय योर लर्निंग।